माननीय डॉक्टर राजकमल जी, डॉक्टर इंगले मैडम, यहाँ उपस्थित सभी सीनियर प्रोफेसर, डॉक्टर रवानी, डॉक्टर परमार, डॉक्टर पाटिल, डॉक्टर प्रभाकर सिंह, डॉक्टर पांडे। एक बहुत पुरानी कहावत है, हमने देखे हैं बहुत बातें बनाने वाले, हमने देखे हैं बहुत बातें बनाने वाले, बातें बनाने वाले काम कहां करते हैं। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा डॉक्टर राजकमल जी के इस विचार को कि एक लेक्चर सीरीज शुरू करनी है और तुरंत शुरू करनी है। मेरे पास शनिवार को फोन आया कि ये लेक्चर करना है, 4 तारीख को करना है, 5 को करना है, 6 को करना है, आप बताइए आप कब आ सकते हैं और बस करना है। और तब मुझे यही 2 पंक्तियां याद आई कि हमने देखे हैं बहुत बातें बनाने वाले काम कहां करते हैं। यहां उदाहरण है उनका जो बातें नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि ये करना है, जल्दी से करना है, तुरंत बताइए। ये स्पिरिट कहीं तो भी तो खो गई है और बातें करना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है बजाय काम करने के। आज के मेरे छोटे से उद्बोधन से मैं कोशिश करूंगा कि यहां उपस्थित सभी मेरे युवा साथियों को कुछ वो एक्सपीरियंसेस मैं शेयर कर सकूं जिन्होंने मेरी मदद की। हो सकता है ये आपकी भी मदद कर सकें। मैं काफी डर गया जब मुझे बताया गया कि मैं एक विद्वान हूं, क्योंकि मुझे एकदम अपनी ढलती उम्र का एहसास हो गया। हालांकि मैंने बालों पर डाई काफी मेहनत से किया था, लेकिन सफेदी कहीं से झलक गई और ये राज पर्दाफाश हो ही गया। अगली बार मुझे डाई का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उसके तुरंत बाद मुझे संभाल लिया जब यहाँ के वक्ता ने बोला कि युवा साथियों के लिए किसी युवा को हमने आमंत्रित किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सुबह सुबह मेरा दिल पहले डूबा और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उभरा। खैर, उम्र का तकाजा है कि लाइफ इज नथिंग बट अ स्टेप टुवर्ड्स डेथ। वी ऑल आर बॉर्न एंड लाइफ इज नथिंग बट इंचिंग क्लोजर टू डेथ। ये बड़ा मजेदार विषय है जिससे सब दूर भागते हैं, लेकिन जो जीवन की अटल सच्चाई है कि बच्चा पैदा होते ही जो पहला काम करता है वो होता है अपनी मौत की तरफ कदम बढ़ाना। बिकॉज विद एवरी पासिंग मिनट वी आर डूइंग नथिंग बट इंचिंग क्लोजर टू डेथ, व्हिच इज द ओनली सर्टेनिटी ऑफ लाइफ, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सर्टेनिटी ऑफ लाइफ। एनीवे, आज का हमारा विषय वो नहीं है। आज का हमारा विषय है विनिंग द वर्ल्ड फ्रॉम मीडियोक्रिटी टू एक्सीलेंस। ये विषय मैंने क्यों चुना? मुझे जब अनुरोध किया इंगले मैडम ने कि आपको एक टॉक देना, आप किस विषय पे देना चाहेंगे? विषय बहुत सारे हैं जिस पे बोला जा सकता है, लेकिन मैंने ऐसा विषय चुनने की कोशिश की जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सकूं। आई ट्राइड टू सिलेक्ट अ टॉपिक वेयर आई कैन रीच maximum students and where those who are sitting in this hall can actually identify themselves with what is being said. And if at the end of the talk you can take back something with you, the take away from the seminar, which actually helps you influence your actions in day-to-day life, then I will feel that the talk has been a success. कहने का मतलब ये कि अगर आज की टॉक के बाद आप अपने साथ कुछ ऐसा लेके इस हॉल के बाहर जा सके जिससे आपके दिनों दिन की दिनचर्या में आप अपने कार्यों को प्रभावित कर सकें और उससे एक बेहतर जीवन खुद के लिए और देश के लिए बना सकें, तो ये टॉक कुछ हद तक सफल माना जा सकता है। बिकॉज थ्योरी पे बात करने में आई एम नॉट अ थ्योरिटिशियन, आई हैव बीन अ प्रैक्टिकल मैनेजर टीचर ऑल माई लाइफ, तो मेरा बात करने का लहजा भी थोड़ा वही रिफ्लेक्ट आपको करेगा। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा ताकि एक बैकग्राउंड आपको क्लियर हो जाए कि जो आपके सामने खड़ा है वो कौन है। I did my engineering from IIT Delhi in 1993 in manufacturing sciences and engineering. I did my schooling from Indore. Then I went to IIT Delhi. Then I made it to all the IIMs, but I dropped it and I came back to Indore and I started a small education institute. We were lucky, we became successful, and today we are working across the country. In the past close to 14 years now, we have had very good experiences in terms of raising an organization from scratch, in terms of understanding what the youth of this country is. और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि बहुत क्लोजली मुझे यूथ के साथ काम करने का मौका 13 साल तक लगातार मिला और सारी जिंदगी मिलेगा, क्योंकि उससे मुझे एक्चुअली पता चल रहा है कि देश किस तरफ जा रहा है और प्रेडिक्शंस बड़े सही निकल आते हैं। Winning the world is all about how you can actually win the world, each one of you. Believe me, it is possible. From mediocrity to excellence, this is the subtitle. Mediocrity का अर्थ होता है साधारणपना।
और एक्सीलेंस का अर्थ होता है उत्कृष्टता। दुनिया को जीतना है तो साधारणपन की बीमारी से उभरकर उत्कृष्टता की तरफ चलने का आभास होना जरूरी है। वो पहला कदम है, वो हो पाएगा कि नहीं होता बहुत आगे की बात है। बट इवन आर वी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव टू रेज फ्रॉम अ लेवल ऑफ मीडियोक्रिटी एंड मूव टुवर्ड एक्सीलेंस, वो पहली चीज है। एक छोटी सी आपको कहानी सुनाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वाइस चांसलर साहब ने कहा कि वो हमेशा कहानियां सुनाते हैं। सर, आई एम इन द सेम बोट, आई बिलीव इन स्टोरीज बिकॉज स्टोरीज आर द मोस्ट पावरफुल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। एक मछुआरा था जो रोज मछली पकड़ने जाता था। एक दिन जब उसने अपना जाल बाहर निकाला तो he was very surprised to see that instead of the regular fish there was very beautiful mermaid in it। अपने जाले में साधारण मछलियां न पाकर उसने पाया कि एक बहुत ही खूबसूरत मत्स्य कन्या उसमें थी, और वो इतनी खूबसूरत थी कि ये मछुआरा अपनी सुध बुध खो बैठा, और वो उसे पाने की लालसा में उसके पास गया कि मैं अब तुम्हें पाना चाहता हूं, इससे ज्यादा खूबसूरत चीज तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। मत्स्य कन्या ने उससे कहा, द मरमेड सेड, यस यू कैन हैव मी, आई हैव ओनली वन कंडीशन, यू हैव टू गिव अप योर सोल इन रिटर्न। तुम्हें अपनी आत्मा मुझे देनी होगी, तब मैं तुम्हारी हो सकती हूं। अब ये बड़ा सीधा आदमी था, मछुआरे काफी सीधे लोग होते हैं, उन्हें कुछ ज्यादा काम होता नहीं, वो अपने काम में दक्ष है, उससे ज्यादा वो फिलोसॉफी का सोचते नहीं। तो ही वाज वेरी परप्लेक्स्ड कि ये मत्स्य कन्या मुझसे अपनी आत्मा मांग रही है, अब मैं क्या करूं। तो मत्स्य कन्या ने कहा, ये जवाब तो तुम्हें ढूंढना है कि तुम अपनी आत्मा मुझे कैसे दो। तो ये भागा, पूरी ताकत से शहर की तरफ भागा, और उसके दिमाग में 3 लोग आए। याद रखिए, समाज के 3 पिलर्स की अब मैं बात करूंगा। पहला था पुजारी, धर्मगुरु, दूसरा था साइंटिस्ट, शिक्षक, वैज्ञानिक, और तीसरा था ट्रेडर, मर्चेंट, बिजनेसमैन, जिसे आज हम एमबीए भी कह सकते हैं। सबसे पहले ये प्रीस्ट के पास गया और प्रीस्ट को बोला, आई हैव सीन अ मरमेड एंड आई नीड टू गिव अप माय सोल, प्लीज टेल मी हाउ आई कैन गिव अप माय सोल टू अचीव द मरमेड। तो प्रीस्ट ने उससे कहा, धर्म की काफी जटिल परिभाषाएं समझाते हुए कि क्यों यह संभव नहीं हो सकता, और क्यों तुम ऐसा करोगे तो यह अन्याय होगा तुम्हारे साथ, और क्यों वगैरह वगैरह 10 बातें बताई। बेसिक जिस्ट ये थी कि यह संभव नहीं है, और उसे दरवाजे से लौटा दिया। फिर वो एक साइंटिस्ट के पास गया, साइंटिस्ट उसको टेक्निकली समझाने लगा कि यह संभव क्यों नहीं है, क्योंकि आत्मा का एग्जिस्टेंस एम्पेरिकली, न्यूमेरिकली, मैकेनिकली साबित ही नहीं हो पाया है। फिर वो ट्रेडर के पास गया, और ट्रेडर ने उसको बोला, मैं ले तो लूं, पर बदले में उसकी वैल्यू क्या है, कैन वी मेजर द वैल्यू। तो ये तीनों दरवाजों से निराश हो गया, और ये बैठ के वापस अपने जाल की तरफ भागा। जब जाल की तरफ भागा तो वो मत्स्य कन्या जा चुकी थी। He was heartbroken, और वो बैठ के जोर जोर से रोने लगा। तब वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरा, दी वाइज मैन, दी फिलोसोफर, जो कि समाज का चौथा स्तंभ है। इस फिलोसोफर ने उसको वहां रोते हुए देखा और उससे पूछा कि दोस्त तुम क्यों रो रहे हो। तो इसने अपनी कहानी बताई, तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। तो इसको और जोर से रोना आया, तो वो और जोर से हंसा, पर उसने कहा कि मैं तुम पे दया खाके तुमको बताता हूं कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। वो मछुआरे दरअसल आप और मैं हैं, और वो जो वाइस मैन है वो एक फिलोसोफर है जो हमें बता रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। दरअसल उस वाइस मैन ने उससे कहा कि मेरे दोस्त, तुम एक बेसिक चीज भूल रहे हो, अहम ब्रह्मोस्मि, भगवान तुम्हारे भीतर है, और तुम उसे बाहर ढूंढते हुए सबके दरवाजे पे जाकर पूछ रहे हो कि भगवान का रास्ता बताओ कि मैं अपनी आत्मा किसी तरह उसे दे सकूं। तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि वो सब तुम्हारे ही नियंत्रण में है, इट्स एब्सोल्युटली अंडर योर कंट्रोल। द प्रीस्ट स्पेशलाइजेस इन टेकिंग अवे योर सोल एंड गिविंग यू बैक अ हस्क इन रिटर्न। वो तुमसे तुम्हारी आत्मा लेकर एक छाया रूपी दानव तुम्हें दे देता है, और तुम उसी के साथ पूरी जिंदगी जीते हो। और हर पुजारी यही करता है, उसके बिना वो पुजारी रह नहीं पाएगा, उसके पास जाएगा कौन। साइंटिस्ट believes in reductionism. He reduces everything to mathematical equations, thereby absolutely destroying the beauty of the universe which is in the end. और इसलिए आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे। और मर्चेंट तो वो है जो कुछ लोग सारी दुनिया को अपनी दादागिरी से चला रहे हैं, और उनके लिए इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। और तुम यही समझ नहीं पा रहे हो कि अहम ब्रह्मोस्मि वो तुम्हारे भीतर है, और तुम चाहते तो उसी वक्त उस चीज का दान कर सकते थे, लेकिन तुम ये भी नहीं समझ पाते हो कि तुम्हारी आत्मा भी तुम्हारे नियंत्रण में है। This is precisely the message to all of you sitting here. Your lives, your souls
are absolutely under your control. It is not under my control or Dr. Rajkamal's control. It is under your control. But most of you don't even realize this because society has not brought you up like that. Because you have been told that these things are under somebody else's control, that the road to God will be through the priest. It is not necessary. It may be, but it is not necessary. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। ये कहानी मैंने पिकअप की एक बहुत ही शानदार किताब से, द 11 पिक्चर्स ऑफ टाइम, रिटन बाय वेरी बिग साइंटिस्ट डॉक्टर राजू हु लिव्स इन भोपाल। सी के राजू, उनकी किताब मैंने 11 पिक्चर्स ऑफ टाइम खरीदी और वो ऐसी जबरदस्त किताब निकली जिसमें विज्ञान और फिलॉसफी सब कुछ लिखा था। और उसकी कहानी की शुरुआत और अंत इस ढंग से हुई थी उस किताब की, और वो पढ़ के मुझे लगा वाकई काफी बड़ी सच्ची बात है। तो मैंने सोचा अपने लेक्चर की शुरुआत में इसी से करूं। ड्रीम्स चलो, मेरे सामने सारे युवा बैठे हैं जो आज से 1, 2, 3 साल के बाद अपनी जिंदगी डोर अपने हाथ में लेके होंगे और जिंदगी की लड़ाई शुरू कर चुके होंगे। याद रखें एक बेसिक चीज, 50, 60, 70 साल आपके हाथ में रहेंगे। पॉल्यूशन की दर यही रही तो 40 से 50 साल आपके हाथ में रहेंगे। अगर पॉल्यूशन पे कुछ दिल्ली के सीएनजी के जैसे हो पाया तो शायद 70 से 80 साल आपके हाथ में रहेंगे। इस जिंदगी को कैसे जीना है, अभी मैंने कहा निर्णय आपको करना है। एक सवाल खुद से हमेशा पूछें, व्हाट डू आई विश टू सी व्हेन आई एम 70 years old। यहां बैठा हर लड़का और हर लड़की ये सवाल खुद से जरूर पूछे कि जब मैं 70 साल का हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, एंड व्हेन आई लुक बैक ऑन माय लाइफ, व्हाट डू आई वांट टू सी। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ आंसर्स देयर कि आप क्या देखना चाहते हैं जब आप 70 साल के हो जाएंगे, कि जिंदगी आपने कैसे जी। तब उस जवाब में आपको अपने बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे कि आने वाले 40 साल आप कैसे बिताने हैं। ड्रीम्स आर द सीड ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। बहुत मजे की बात है, अगर सपने नहीं होते तो क्या होता? वी वुड बी वेजिटेबल्स। वी ह्यूमन बीइंग्स are here because everyone from 2 lakh years ago in our species has had dream। मैं आप सबको एक बहुत शानदार साइंटिफिक प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बहुत ही शॉकिंग सच्चाई बताना चाहूंगा। इस हॉल में बैठा हर इंसान, इस हॉल के बाहर हर इंसान, इस विश्व में आज जीवित 6 बिलियन यानी 600 करोड़ इंसान सब आपस में रिश्तेदार हैं। अब आप पूछेंगे ये कैसे? क्योंकि हम सबके पूर्वज 100 से 125 वो अफ्रीकी मानव थे जो आज से 2 लाख साल पहले तंजानिया की एक वैली में रहते थे। ये जेनेटिकली प्रूव किया गया है। वी ऑल, everyone alive today in Homo sapiens species has descended from the same 100 men and women who used to live in Tanzania 2 lakh years ago। उस लिहाज से हम सब भाई बहन हुए। ये जरूर है कि जनरेशंस का फासला है, ये जरूर है कि कितना, जैसे हम कहते हैं ना, he is my cousin twice removed, she is my cousin thrice removed, I may be your cousin 1000 removed, but we have come from the same basic trunk of the tree। एक ऐसा बरगद का विशाल पेड़ जिसका एक तना था और अब उसकी हजारों ब्रांचेस निकल आई है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें nationalgeographic.com/genographic। डॉक्टर स्पेंसर वेल्स, इंटरनेशनल जेनेटिसिस्ट ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसे कहा जाता है जीनोग्राफिक प्रोजेक्ट, जिसमें उन्होंने डीएनए सैंपलिंग दुनिया भर में करके यह साबित किया है कि हमारे डीएनए में वो मार्कर्स पाए गए हैं जो ओरिजिनली तंजानिया के लोगों में, वो 100 लोगों में पाए गए थे। अगर ऐसा है तो यह हमें बहुत कुछ सोचने में मजबूर करता है। जात, धर्म, चमड़ी का रंग और सबसे बड़ी बात हमारी देशभक्ति ही प्रश्न चिन्ह में आ जाती है। यह बहुत बड़ा फिलॉसफी का सवाल है कि अगर हम उन्हीं 100 इनिशियल ह्यूमन बीइंग्स की संतानें हैं तो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिटी कम्स अंडर क्वेश्चन कि शुड देयर बी एनी कॉन्सेप्ट लाइक इंडियंस एंड पाकिस्तानी सेपरेट बिकॉज वी हैव अल्टीमेटली कम फ्रॉम द सेम। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दोज ऑफ यू हु आर फिलोसॉफिकली माइंडेड शुड डू रिसर्च ऑन इट। रिसर्च जरूर किया करें। याद रखें, आप बहुत किस्मत वाले हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम है, आज की जनरेशन
आपकी जनरेशन बहुत सी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चल रही है। आप लोग मोबाइल टेक्नोलॉजी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं, आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं। याद रखिए, हम लोग नहीं करते, क्योंकि हमारे जमाने में टेक्नोलॉजीज नहीं थी। कुछ भी चीज पता करनी होती थी तो हमें लाइब्रेरी में जाके किताबें खोल खोल के घंटों बर्बाद करने पड़ते थे। आप लोग 5 सेकंड में हजारों लिंक्स गूगल कर सकते हैं। प्लीज डोंट वेस्ट दैट। फर्स्ट लर्न टू अप्रिशिएट व्हाट टेक्नोलॉजी हैज गिवन योर जनरेशन। इट इज अ पावर टू ट्रांसफॉर्म। इट इज द अल्टीमेट पावर टू ट्रांसफॉर्म। ये सब कहां था आज से 7 साल पहले? आज मैं जब अपना इंस्टीट्यूट चलाता हूं, अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो मैं शायद चला नहीं पाता, बिकॉज आई एम एब्सोल्युटली टेक्नोफाइल। मैं पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर इंसान हूं, वो मोबाइल हो या इंटरनेट। 24 घंटे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूं, और इसलिए हम तेजी से आगे बढ़ पा रहे हैं। आप वो जरूर करें। ड्रीम्स, सपने वो बीज हैं जो हमें आगे बढ़ने पे मजबूर कर देते हैं। इसीलिए हर युवा का पहला धर्म है सपने देखना। अब सपने किस तरह के हों? सपना वो परिकल्पना है जो हमें खुशी देती है। हम ये सपना तो निश्चित नहीं देख सकते कि एक दिन मैं गरीब हो जाऊं। कॉमन सेंस एंड रैशनैलिटी विल गो अगेंस्ट दैट। तो सपना हमेशा आदमी ऐसा ही देखता है कि एक दिन मैं बिल गेट्स से आगे निकल जाऊं। ये पुटिंग इट वेरी क्रूडली, दिस इज व्हाट ड्रीम्स एक्चुअली आर। ड्रीम्स कैन बी मटेरियल, ड्रीम्स कैन बी फिलोसॉफिकल। वक्त के साथ साथ ड्रीम्स का नेचर बदलता है। 20 साल के रहते हैं तब ड्रीम्स कुछ और रहती हैं, 30 साल में कुछ और, 50 साल में कुछ और, क्योंकि वक्त के साथ आदमी का कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है, आदमी की जरूरतें बदलती हैं। ड्रीम जरूरतों से, आई मीन नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, so dreams are the children of needs। सपने देखिए। अब किस तरह के सपने देखें, और सपने से पैदा होने वाली बीमारियां क्या है? सपने वो देखिए जो संभव न दिखें, तो आप एक्सीलेंस की तरफ बढ़ेंगे। सपने अगर वो देखे जो बहुत आसानी से संभव है, तो आप मीडियोक्रिटी की तरफ बढ़ेंगे। ये मैंने व्यक्तिगत रूप से अपनी जिंदगी में देखा। Always, if you want to move towards excellence, dream of big things. In management theory, we call it BHAG, B-H-A-G, big, hairy, audacious goals. Goals which make you tremble with fear. Big, hairy, audacious goals which make people laugh. In fact, अपने इंस्टीट्यूट में, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, मैं जब भी अपनी टीम के साथ कोई ड्रीम डिस्कस करता हूं, और अगर मेरी ड्रीम से कुछ लोग हंसते नहीं हैं, तो मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कोई अच्छा सपना देखा। क्योंकि अच्छा सपना वही है जिसपे लोग हंसे, वो उसकी पोटेंसी का प्रूफ होता है। हर बहुत तगड़े आइडिया पे लोग हंसते हैं, ये उसका इमीडिएट प्रूफ होता है, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि लोग डर जाते हैं। इट्स अ वेरी गुड प्रूफ, इस पे आप सोचिएगा। सो स्टार्ट ड्रीमिंग, बट देयर आर सर्टेन डिजीजेस एसोसिएटेड विद इट। ड्रीम्स ऑलवेज इंटेल एन एलिमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा याद रखें, सपने और जिम्मेदारियां एक सिक्के के दो पहलू हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरी जनरेशन और मेरी सीनियर जनरेशन ने आप लोगों की अपब्रिंगिंग इस ढंग से नहीं की है जो आपको बचपन से ये बताया गया हो, और वो आपके आज के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता है। पूरे देश भर में हम देख लें जो कुछ चल रहा है, जो युवा का आज का जो बर्ताव है, जो बिहेवियर है, वो पूरी गलती हमारी है, आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो वो हो जिसे हम ही ने तो शेप किया है, आपने खुद को थोड़ी शेप किया है। हम ही ने आपको शेप किया है जो आप शेप हो। तो अगर आपका व्यवहार और बर्ताव आज गलत है, जिम्मेदारी पूरी मेरी और मेरे सीनियर जनरेशन की, आपकी उसमें 1% भी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा बच्चा तो वही बनेगा जो मैं उसको बनाऊंगा। अगर मेरे बच्चे को मैं बोलूंगा औरतों का अपमान करो, और मैं घर में अपनी औरतों का अपमान करूंगा, मेरी पत्नी, मेरी माता, मेरी बेटी, उनका मैं रोज अपमान करूंगा, मेरा बच्चा भी, मेरा बेटा भी अपमान करेगा। पूरे देश में यही होता है भारत में। औरतों की हालत इतनी खराब क्यों है? क्योंकि हर घर में औरत का अपमान होता है, तो बच्चे वही सीखते हुए बड़े होते हैं कि यही सही तरीका है कि औरतों का अपमान करो। क्योंकि प्रोएक्टिवली बहुत कम लड़कों को हिंदुस्तान में घर में बताया जाता है, बेटा औरतों की इज्जत करो। जब तक हम ये शुरू नहीं करेंगे, 50 साल के वाला परिवर्तन आएगा ही नहीं। और इसीलिए सेक्स रेशियो पूरा गड़बड़ होता चला जा रहा है। सेक्स रेशियो 867:1000। डू वी रियलाइज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एन एब्सोल्यूट सिविल ब्रेकडाउन? कोई सोचने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। हमारी पढ़ाई, हमारी एजुकेशन किस काम की, अगर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसी को सुधार नहीं सके हमारे लेवल पे? शायद हम अन्ना हजारे तो नहीं बन पाएंगे जो एक नारा देके महाराष्ट्र सरकार को गिराने का मादा रखते हो। इतनी मोरल ताकत जिसे अकेले आदमी में हो कि वो जड़ों से हिला सके महाराष्ट्र सरकार को एक नारा देके, इतनी मोरल ताकत शायद हम में से किसी में नहीं है। लेकिन हम अपनी जिंदगियों में तो परिवर्तन ला ही सकते हैं। ड्रीम से मेरा मतलब था रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बड़ा सपना देखें और याद रखें,
इमीडिएटली सपना इतना तो जिम्मेदारी इतनी, सपना इतना तो जिम्मेदारी इतनी, ये बिल्कुल लीनियर प्रोपोर्शन में आगे बढ़ता है। Unfortunately, a lot of young people have assumed that dreams can be accomplished without responsibilities. It is not going to happen, and when that happens, you will see capability expectation mismatch. जो स्क्रीन पे मैं आपको एरो से बता रहा हूं, this is the meaning of frustration. Frustration कहां से आता है? फ्रस्ट्रेशन आता है जब हमारी ड्रीम्स और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के एहसास के बीच में बहुत बड़ा गैप हो जाता है, तो हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। उसका सिंपल सा तरीका है इसको सुधारने का, या तो ड्रीम्स को स्केल डाउन कर दो या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्केल अप कर लो, और तीसरा कोई तरीका नहीं है। सपने देखिए और एक्सपेक्टेशन मिसमैच से बचिए। हर यंग आदमी ये चाहता है बड़ा सा कैंपस जॉब मुझे मिले, और हमारे यहाँ इंदौर में, इंदौर के बाहर के शहरों में, मैं देश के 40 शहरों में आज काम कर रहा हूं, तो देश भर के छात्रों से मेरा जीवंत संपर्क बना रहता है। आई एम इन लाइव कॉन्टैक्ट विद टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री, एंड व्हाट आई फाइंड इज दैट एट द एज ऑफ 19, 20, 21 द ओनली एम ऑफ स्टूडेंट्स इज एक बढ़िया कैंपस प्लेसमेंट मिल जाए, 4-5 लाख की सैलरी मिल जाए, ठीक है, कोई गलती नहीं। हाउ मेनी ऑफ देम एक्चुअली स्टे इन दैट कॉर्पोरेट, ये बहुत बड़ी स्टडी का विषय है। कैंपस प्लेसमेंट की बड़ी बड़ी खबरें रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं। मैं बोलता हूं एक बार ऐसी खबर बनाओ कि जितनों को मिला टिके कितने आज आए, हाथ के नीचे पर आप शायद ये पाएंगे कि नॉट इवन 50% स्टे बैक, क्योंकि टोटल एक्सपेक्टेशनल मिसमैच होता है। कैसे होता है? जॉब का नेचर समझा ही नहीं, घुस गए उस कंपनी में। हम खुद लाइफ में क्या चाहते हैं पता ही नहीं है, घुस गए किसी कंपनी में। जो पहले आई सबसे बड़ा गाजर लगता था वो उसके पीछे भागे। 4 लाख का गाजर है या 5 लाख का गाजर है या 6 लाख का गाजर की साइज से दिखा रहा है कि जिंदगी में हमें क्या करना है। कितनी बड़ी बेवकूफी है। 20s इज द एज व्हेन यू शुड टेक ऑल द राइट स्टेप्स। 20 यानी 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये 10 से 11 साल आपकी जिंदगी के बेस्ट साल हैं। लोग मुझसे कई बार पूछते हैं, यंग लोग, सर प्रोफेशनल सक्सेस के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं उन्हें पहली चीज बोलता हूं, फॉर द फर्स्ट 10 years don't earn, just learn. Money will run after you when you enter your 30s. The problem is in their 20s, people want to run after money, thereby absolutely creating a vacuum in the professional expertise and competencies that they should have developed consciously. Because the focus is अगला फ्लैट, अगली गाड़ी, अगला मोबाइल, अगला वो। प्रोफेशनली ग्रो होना है, वो तो फोकस में ही नहीं है कहीं से कहीं तक। आपको क्या लगता है ये ऐसे ही चलता रहेगा? अगली जनरेशन पीछे पीछे आ रही है, वो अगर आपसे ज्यादा क्वालिफाइड हुए, आप रेस के बाहर। इट्स अ ब्रूटल वर्ल्ड आउट देयर। नोबडी पेज यू फॉर एज और क्वालिफिकेशन, दे पे यू ओनली फॉर योर आउटपुट। प्लीज रिमेंबर दैट। फोकस ऑन वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क, किस तरह का जॉब मैं करूं, तो एक्सपेक्टेशन मिसमैच कभी नहीं होगा। और आज की टॉक की अभी तक की समरी अगर आप समझ पाए हैं, जो कि आगे की भी समरी है, that it all starts with yourself, managing oneself. If you know how to manage yourself, believe me, and only you have to do it. I cannot do it for you. Many a times people come to me, sir, कैट क्रैक करने के लिए रोज कितने घंटे पढ़ना जरूरी है? मैं बोलता हूं 5 मिनट में भी हो सकता है, और 15 घंटे भी कम पढ़ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन हैं, आप पे डिपेंड करेगा। वो मैं थोड़ी बता सकता हूं कि कितने मिनट लगेंगे या कितने घंटे आपको लगेंगे। इट डिपेंड्स एब्सोल्युटली ऑन यू। आई कैन नॉट टेल यू व्हाट इट इज, आई कैन ओनली टेल यू व्हाट इज नीडेड। यू डिसाइड एज टू हाउ मच एफर्ट इज नीडेड फ्रॉम योर साइड, बिकॉज द सेम मैथमेटिकल थ्योरी कैन बी अंडरस्टूड बाय डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। किसी को एक झटके में समझ में आ जाती है, किसी को थोड़ा वक्त लगता है, किसी को बहुत वक्त लगता है, और किसी को कचके भी नहीं आती है। डिपेंड करता है ना कि हम कौन है, हमारा इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड क्या है, बहुत सी चीजें। मैनेजिंग योरसेल्फ so that you ultimately achieve peace, happiness and prosperity. Believe me, इतने सालों के अनुभव के बाद मैं ये चीज आपके साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शेयर करना चाहूंगा। 3 ही चीजें जिंदगी में मायने रखती हैं फाइनली, PHP, which is peace, happiness, prosperity. Ultimately you have to be at peace with yourself. When you go home, कम से कम 7 घंटे की अच्छी शांतिपूर्वक नींद तो आए, नहीं तो क्या फायदा है काम करने का। हैप्पीनेस, चेहरे पे खुशी तो हो, एंड प्रोस्पेरिटी, जो सपने हमने खुद के लिए देखे हैं, अपने परिवार के लिए देखे हैं, उसे कुछ हद तक तो पूरा कर सकें। ये ही 3 मकसद हो सकते हैं, और ये हो गया, समाज अपने आप आगे बढ़ेगा। सोसाइटी एंड नेशन विल प्रॉस्पर ऑन इट्स ओन विदाउट यू मेकिंग एनी कॉन्शियस एफर्ट इवन एट टाइम।
नाउ हाउ डू वी गो अबाउट इट? बहुत पुरानी बातें हैं, these are very cliched thoughts that we are living in a knowledge economy. कौन सी नई बात है? We all know it. Each one of you is entering a knowledge economy. अब ये knowledge economy क्या बोला है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आप डेटा जो इनपुट आपके दिमाग में होता है व्हेन यू आर वर्किंग, और जो डिसीजन आउटपुट आपके दिमाग से होता है व्हेन यू आर वर्किंग, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दीज टू इज योर वर्थ इन द मार्केट. एक नॉलेज वर्कर बेसिकली क्या करता है? देखिए, हम लोग साबुन नहीं बनाते हैं, हम लोग कारें नहीं बनाते हैं. मेजॉरिटी ऑफ अदर नॉलेज वर्कर्स, भारत में सर्विस सेक्टर वैसे भी 50% से ज्यादा हो चुका है. भारत के सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 52% इज नाउ बीइंग कंट्रीब्यूटेड वैल्यू वाइज, नॉट पॉपुलेशन वाइज, वैल्यू वाइज बाय द सर्विस सेक्टर. व्हाट इज सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्टर वो सेक्टर होता है अर्थव्यवस्था का जहां पे हम चीजों पे काम नहीं करते, हम कॉन्सेप्ट्स पे काम करते हैं, एब्स्ट्रैक्शंस पे काम करते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस पे काम करते हैं. होटल्स, होटल इज अ सर्विस सेक्टर. वहां पे चीजें थोड़ी बेची जा रही है, वहां एक एक्सपीरियंस बेचा जा रहा है. सबसे बड़े से बड़ा 5 स्टार आपको सबसे बेकार अनुभव दे सकता है, और एक साधारणतः 3 स्टार आपको सबसे अच्छा अनुभव दे सकता है. डिपेंड करता है कि रिसेप्शन पे बैठने वाली महिला फोन पे कितने तहजीब और तमीज से आपसे बात करती है. सो द बिगेस्ट ऑफ द 5 स्टार कैन बी द वर्स्ट ऑफ प्लेसेस टू स्टे. दैट हैज बीन माय एक्सपीरियंस. ये होता है सर्विस सेक्टर का मजा कि इंसानों से सब कुछ तय हो रहा है. टीचिंग, लीगल, डॉक्टर्स, इंजीनियर, वी आर ऑल सर्विस सेक्टर प्रोफेशनल्स. क्योंकि हम किसी मशीन पे काम नहीं करते हैं, हम अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं. ऐसे में आपका मार्केट वर्थ, टेबल पे आप बैठे, मान लीजिए मैं यहां बैठा हूं, ये मेरा टेबल है, इनपुट एक तरफ से आता है, मेरा बॉस मुझे कुछ काम देता है, वो इनपुट आया और मैं उसको प्रोसेसिंग करके अपने टेबल से आउटपुट आगे बढ़ाता हूं. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पोल्स is equal to my salary. If I add more value, I earn more. If I cannot add value, my boss will say, यार तुम्हारे काम में मजा नहीं है. मजा ये नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस कि मेरे जिंदगी के सारे अनुभवों का निचोड़ मैंने कैसे इस काम पे लगाया, वो होता है मेरी सैलरी. तो आप खुद ही सोचिए कि जो सैलरी की आप अपना लेके बैठे हैं, उसके लायक तो बनना पड़ेगा ना, उसके बिना कैसे होगा. और उस सैलरी के लायक बनने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी. वही आप आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कुछ चीजें मैं बता चुका हूं. So you have to really understand yourself. देखिए, नॉलेज इकोनॉमी में सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ध्यान रखना. आज सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी. आप लोग जब काम करना शुरू करेंगे, आफ्टर 1 year, 2 year, 3 year, every word I have spoken today will ring in your head because you will actually undergo practical experiences. So validation will happen. सॉफ्टवेयर कोई भी चलता है तो उसमें वैलिडेशन चेक्स लगे होते हैं. Life is just like that. When you undergo practical experiences, they actually end up validating what you have read in theory or invalidating it. Whatever gets validated was correct. Whatever gets invalidated was wrong. Simple logic. Knowing one's strengths, values and how one best perform. ये निचोड़ है पूरे सेशन का. क्या है? फिर से बताता हूं. जिंदगी में 3 चीजें महत्वपूर्ण है: पीस, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी. और समाज को जितना हमने लिया है उससे ज्यादा वापस देना. हम नॉलेज इकोनॉमी में हैं, हम नॉलेज वर्कर हैं. आगे बढ़ने का मूलभूत मंत्र है मैनेजिंग वन सेल्फ, और मैनेजिंग वन सेल्फ का मूलभूत मंत्र है खुद की ताकत, वैल्यूज और काम करने के तरीकों को समझना. जिसने ये कर लिया, ही इज अ सुपरस्टार. और जो ये नहीं कर पाया, वो सिवाय धक्के खाने के कुछ नहीं करेगा. IIM से निकले बड़े बड़े प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं, और एक साधारण से संस्थान से निकला हुआ आदमी मित्तल स्टील बना सकता है. मित्तल तो सादुलपुर जैसे छोटे से गांव से निकले थे. इस बात को ध्यान रखिएगा. तो अब हम 3 चीजों पे बात करेंगे: नोइंग वंस स्ट्रेंथ्स, वैल्यूज एंड हाउ वन परफॉर्म्स. हमारी बेसिक ताकत क्या है? हर इंसान की अलग होती है. किसी की होती है कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ, किसी की होती है कम्युनिकेशन स्किल, किसी की होती है डिटर्मिनेशन, किसी की होती है ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, किसी की कुछ भी मैथ्स, किसी का लैंग्वेज, किसी का कुछ, किसी का कुछ. पता करो तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है. उस पर मैं भी आ रहा हूं. दूसरा है वैल्यूज. वो क्या चीजें हैं जिस पे तुम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे. पता करो और अपना करियर उसी से मिलती जुलती चीज में बनाना. क्योंकि जब मूल्यों के साथ समझौता करके काम करना पड़ता है, एक्सीलेंट काम हो ही नहीं सकता. वी आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज इफ यू आर ट्राइंग टू कन्विंस दैट वी कैन गिव एक्सीलेंट आउटपुट बाय कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन वैल्यूज. फॉरगेट इट. हो ही नहीं सकता. एंड हाउ वन परफॉर्म. सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट बैट्समैन. ही इज अ वेरी पुअर कैप्टन.
हॉस्टल में रहने वाले जितने लोग हैं वो इस बात को जानते हैं दैट द बेस्ट रूममेट मे नॉट बी द बेस्ट फ्रेंड एंड द बेस्ट फ्रेंड मे नॉट बी द बेस्ट रूममेट. हाउ वन बेस्ट परफॉर्म्स, और उसमें कोई असम्पशंस नहीं चलते हैं, वो तो बहुत केयरफुल चेक से पता चलता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की. बेसिक कोर कॉम्पिटेंस. मैनेजमेंट में बहुत भारी भारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो मैं नॉर्मली अपने टॉक्स में भारी शब्द कहने से बचता हूं. कोर कॉम्पिटेंस, आपकी बेसिक ताकत किस फील्ड में है, वो क्या चीज है जो जब आप करते हो तो लोग बोलते हैं इससे अच्छा तो कोई नहीं कर सकता. फाइंड आउट व्हाट दैट इज एंड प्लीज ट्राई टू मेक अ करियर इन अ फील्ड वेयर यू विल लीवरेज दैट स्ट्रेंथ. आई विल रिपीट, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है. मैथ्स अगर कमजोर है तो फाइनेंस में एमबीए करने का सपना मत देखना, सिवाय फेलियर के कुछ हाथ नहीं लगेगा. करके देख लो, 30 साल की उम्र तक समझ में आ जाएगा. उसके बाद फिर यहीं वापस आना अगला एमबीए करना. नॉट अ वेरी वायबल प्रोपोजिशन. जिंदगी के साथ सबसे बड़ी समस्या है, हमारी यूनिवर्सिटी में तो रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग हो जाता है. जिंदगी में कहां होगा. यहां तो हम मोर्चा निकाल सकते हैं, शीशे फोड़ सकते हैं. रीवैल्यूएशन करो, रीचेकिंग करो, जनरसली करो. लाइफ में कहां लेके जाएंगे मोर्चा निकाल के. वहां तो अगर काम गलत किया तो जिंदगी की ठोकर पड़ती और आदमी फेल होता, और वहां कोई सुनवाई नहीं है. You are on your own, absolutely, and this realization is very painful for a lot of young people. I hope you realize it now. Find out what your strength. अब कई लोगों को लगता है कि उन्हें पता है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन वो गलत है. जब तक एक कॉन्शियस थॉट इस पे नहीं दिया जाएगा आपको पता नहीं चलेगा. मैं कुछ छोटे छोटे उदाहरण देता हूं, सिंपल चीज है जिससे आप ज्यादा आसानी से रिलेट कर सको. आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में बहुत सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए होंगे, हमेशा आगे बढ़ बढ़ के ऑर्गेनाइजेशन मेंटल डाउन किया होगा खुद के ऊपर. हाउ मेनी ऑफ यू बिलोंग टू दैट कैटेगरी? रेज योर हैंड्स. Who always take a lead in organizing functions, farewells, parties, dance parties. They are the organizers. ये कुछ लोग हैं. These people have an inherent organizational ability. It comes naturally to them. नेचुरल वर्ड भी मैं क्वालिफाई करके बोल रहा हूं क्योंकि जिंदगी के पहले 6 से 7 साल घर में हमारी कैसी अपब्रिंगिंग हुई है उस पे से पता चलता है कि हमारे आगे के लक्षण क्या है. मेरा एक बेटा है 7 साल का और एक बेटी है 3 साल की. मैं उनको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करता हूं और उनके आज के ट्रेड्स देख के मुझे पता चलता है कि ये 15 साल के बाद क्या करने वाले. They are totally different from each other. Totally. The strength that one has, the other does not, and vice versa. And it is so beautiful to see that. They both are absolutely different. And there is no way I can actually forcefully mold them. What they are, I can shape that. But I cannot forcefully change the direction. वो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी. Because their inner urges will be stifled. ये जिंदगी का बहुत बड़ा सच होता है. माता पिता जबरदस्ती करके जब अपने बच्चों को किसी करियर चूज करने के लिए विवश करते हैं तो वो बेचारे मीडियोकर रह जाते हैं. नॉर्मली आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी ह्यूमन बीइंग हु इज एन एक्सीलेंट परफॉर्मर इन हिज फील्ड which was not of his choice. Very interesting thought. I have not come across human beings who are excellent in their field and the field is such that they never wanted to come in it. It never happens. क्योंकि होता क्या है, आदमी सुबह उठ के बोलता है अरे एक और दिन. कोई खुशी ही नहीं है, जबकि होना ये चाहिए कि जब हम सुबह उठें, yes, one more day to make a difference. आज मैं ये 10 काम करूंगा. If that happiness is not there in the first minute when you wake up, you are not a super achiever. A super achiever or an achiever is one who starts his day with a spring in his walk. It's very important. Body language के बारे में लोग बहुत कुछ बोलते हैं, सच बोलते हैं. मैंने बॉडी लैंग्वेज को काफी डीपली स्टडी किया और ये पाया कि बहुत कुछ पता चलता है. आदमी कैसा खड़ा है, कैसा चलता है, कैसा बोलता है, कैसा बैठता है, अगर एक सब्सटेंशियल पीरियड तक स्टडी किया जाए, याद रखिए यू नीड टू गिव सम टाइम, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, when he doesn't know that you are watching him. You can safely predict a lot of things about that person. One thing I can predict about achievers and super achievers is they tend to walk fast.
अचीवर्स और सुपर अचीवर्स सामान्यतः वो लोग होते हैं जिनकी चाल में तेजी होती है। अब आप बोलेंगे क्या रिलेशन है इसका? वेल, आई थिंक देयर इज अ रिलेशन, आई विल लीव इट फॉर यू टू फिगर इट आउट। उनके बोलने में आपको तेजी मिलेगी और थोड़ी सी बेचैनी उनमें आपको हमेशा मिलेगी, बिकॉज देयर इज एन अचीवर विलिंग टू कम आउट ऑलवेज एवरी डे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई हैव ऑब्जर्व। मैं रिक्रूटमेंट्स करता हूं, अभी पिछले हफ्ते मैं दिल्ली में था, हमने काफी बड़े स्केल पर रिक्रूटमेंट कैंपेनिंग चलाया। सब तरह के लोग आते हैं, सीनियर से लेकर जूनियर तक, और हर कैटेगरी में सब तरह के लोग। The achievers can be found in 1 minute. मैं एक्चुअली आजकल मैंने रेज्यूमे पढ़ना बंद कर दिए, क्योंकि रेज्यूमे में पढ़ के बड़ा मिसगाइड हो जाता है इंटरव्यूअर। वो इतने मीठे मीठे लिखे होते हैं सारे रेज्यूमे कि लगता है कि अगला आइंस्टाइन और अगला अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर तो हम ही ज्वाइन करने वाले हैं। क्योंकि आजकल तो रेज्यूमे लिखने की भी प्रोफेशनल कंपनीज आ गई हैं जो आपका रेज्यूमे भी आपके लिए लिख के दे देंगी, और आपने जहां पलट के एक सवाल पूछा तो मालूम चलता है रेज्यूमे तो इसने लिखा भी नहीं अपने हाथ से। तो इसलिए मैं रेज्यूमे तो एचआर वालों को बोलता हूं स्क्रीनिंग मैंडेटरी, आप लोग सब कर लो, मैं तो इंसान की स्क्रीनिंग करूंगा, मैं तो उसके चेहरे की स्क्रीनिंग करूंगा। पहले 60 सेकंड में is he or she able to excite me? It's very important, remember. You want to get through an interview, excite the interviewer, excite him about yourself. Yes, I want him. अगर यही पुकार नहीं आई इंटरव्यूअर के दिल से, तो you are a mediocre. देखो, इंटरव्यूअर एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, कंपनी एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जी रही है, और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आज के नॉलेज इकोनॉमी में जिंदा रहने के लिए और जीतने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत है। तो एक इंटरव्यूअर जब एक अच्छा कैंडिडेट देखता है तो वो ऐसा हो जाता है, उसके चेहरे में ये परिवर्तन आ जाता है। जो एक ऐसा बैठा रहता है इंटरव्यूअर, जब एक अच्छा कैंडिडेट अंदर आता है, अच्छा, हिज फेस चेंज होता है। आई वांट हिम, वो अंदर बोलता है पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसको मत जाने दो, ये नहीं जाना चाहिए, पकड़ो, इसको पकड़ो। खुद से सवाल करो, क्या तुम्हें देख के वो ये सवाल खुद से या वो खुद को ये कहेगा, और अगर नहीं तो तुम उस लायक नहीं होगी। सिंपल, उस लायक बनो। कुछ ऐसा करो कि he would want to catch you. I want him in my company. ये देखिए, आज की तारीख में जो आईटी सेक्टर के प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बता दूं, उसमें स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी कहीं से कहीं पिक्चर में नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कैपेबिलिटी की वजह से जॉब्स मिल रहे हैं, प्लीज नॉक नाउ, वेक अप। जॉब इसलिए मिल रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज के पास दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स चले आ रहे हैं जिनको उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको करेंगे कैसे। और करने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ेगी, तो जो भी इंसान से मिलती जुलती चीजें पकड़ के ले आओ। और मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, मेरे आईआईटी के सारे दोस्त आज कहीं ना कहीं कोई रिक्रूटमेंट कर रहा है, कोई कहीं का चेयरमैन है, कोई कहीं, मैं उससे यही पूछता हूं कि तुम लोग कर क्या रहे हो? बोलते हैं यार सिंपल सी बात है, मैंने अपने एचआर मैनेजर को बोला 2000 लोग लाने, ले आ, कहीं से भी ला, कैसे भी ला, ले आ, मार पीट के, ठोक पीट के, उनमें से 1000 को तो इंसान बना ही देंगे। This is what is happening, and if you think that it is a reflection of your caliber, sorry, I don't agree. No, अभी थोड़ा करेक्शन आने दीजिए मार्केट में, सच्चाई सामने आ जाएगी सबके 2 साल में, डोंट वरी। अभी जो मास में चल रहा है सब तरफ, यहां से 200 का रिक्रूटमेंट, वहां से 300 का, इट इज मोर अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर डेस्परेशन रादर देन योर कैपेबिलिटी। इस बात को ध्यान रखना। इसके नुकसान बता रहा हूं मैं क्या है, मैं अपने दोस्तों को हमेशा बताता हूं इसके नुकसान। इसके नुकसान ये है कि जो यंग लोग अपनी कैपेबिलिटी की वजह से नहीं बल्कि किसी और के डेस्परेशन की वजह से नौकरी पाते हैं, उन्हें हमेशा यह गुमान रहता है कि मैं अहम ब्रह्मोस्मि, फॉर द रॉन्ग रीजन। और जब सच्चाई का भास होता है 2-3 साल बाद, देयर इज अ ट्रेमेंडस सेल्फ डिनायल व्हिच टेक्स प्लेस, कि नहीं ये कैसे हो सकता है, अगर ऐसा होता तो मुझे वो जॉब कैसे मिला होता, ये पहला सवाल। तो उसका जवाब मैंने आपको दिया है। इस चीज को ध्यान रखें, अपनी स्ट्रेंथ को समझें और अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें थ्रू फीडबैक एनालिसिस। फीडबैक एनालिसिस बहुत सिंपल है। मैं हमेशा मेरी टीम में काम करने वालों से पूछता हूं आज का लेक्चर कैसा रहा। खुद के लेक्चर्स के लिए मैं हमेशा पूछता हूं कैसा रहा, क्या क्या कमियां थी, और फिर वो बताते हैं कि ये कमियां थी, तो मैं उसको सुधारता हूं। और ये बहुत जरूरी प्रोसेस है, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी आर ऑल मॉर्टल्स, अल्टीमेटली वी विल ऑल डाई वन डे। आई एम वेरी श्योर दैट आई विल डाई वन डे, आई डोंट नो अबाउट यू। And if I am going to die one day and I am mortal, then I am prone to errors. And if I am prone to errors, I better accept it. और बेस्ट चीज यही होती है, हमेशा मान लो कि भाई हम सब गलतियां करेंगे, मजा इसमें है कि गलतियों को ओपनली एक्सेप्ट किया जाए और आगे बढ़े। आज का यूथ गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि
मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें हम लोगों के साथ ये काम करने में। आप लोग बोलेंगे क्या आते के साथ टांग खींचना शुरू कर दी इसने हमारी। मैं एक दोस्त की तरह आपके सामने आज आया हूं, आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आप कुछ ही महीनों में फेस करेंगे। कंपनीज में जाइए, आपको मेरी एक एक चीज याद आएगी। They don't want to accept mistakes. It is such a sad scene. सारे बहाने, सारे झूठ बोल देंगे, लेकिन एक लाइन में ये नहीं बोलेंगे यस सर इट्स अ बिग मिस्टेक सर आई एम सॉरी। बात खत्म। एक लाइन में बोल दो सर ये बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, अगली बार हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम सॉरी सर इट्स अ मिस्टेक। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू सी दिस हैपन। और जब मेरे साथ कोई ऐसा करता है तो मैं जानता हूं कि आई एम टॉकिंग टू अ बॉय और अ गर्ल ऑफ कैरेक्टर, और मैं हमेशा अगला बड़ा असाइनमेंट उसको देता हूं। याद रखना जो झूठ बोलते हैं, जो बहाने करते हैं, उनको अगला बड़ा असाइनमेंट कभी नहीं मिलता, क्योंकि बॉस जानता है इसको मत देना अगला असाइनमेंट, ये तो बहाने वाले आदमी है। कई लोग पूछते हैं कंपनीज में हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है, हमें बड़े असाइनमेंट्स नहीं मिल रहे, हमें बड़ी पोस्टिंग। लुक इनटू योरसेल्फ, आर यू एन एक्सक्यूजेस पर्सन? योर सीनियर्स आर वॉचिंग एवरी मूव ऑफ योर्स। याद रखना आपका हर कदम उनकी नजर से अछूता नहीं है, आपके द्वारा की गई हर गलती उनको दिख रही है। वो तो बस ये देख रहे हैं कि आप में कितना कैरेक्टर एक्सेप्ट करने का। पीपल विद कैरेक्टर ऑलवेज प्रोग्रेस। याद रखना टेक्निकल कॉम्पिटेंस इज वेरी सेकेंडरी, वेरी सेकेंडरी। यू हैव कैरेक्टर, यू आर अ मैन ऑफ ट्रस्ट हु कैन बी रिलाइड। तरक्की आपकी है, भरोसे के लायक बनो। और ये जो मैं बोल रहा हूं भरोसे के लायक बनो, ये सिर्फ मैं आपको आपके जॉब्स के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं अभी मेरे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा एलैबोरेट करूंगा। पर्सनल लाइफ के भी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि हाउ टू लीड अ वेरी सक्सेसफुल पर्सनल लाइफ एंड अ वेरी हैप्पी पर्सनल लाइफ इन ऑल योर रिलेशनशिप। सब जुड़ा हुआ है। नारायण मूर्ति यही बोलते हैं हमेशा, बोले वैल्यूज दोगली कैसे हो सकती हैं कि घर पे कुछ और कंपनी में कुछ और। आप या तो ईमानदार हो या बेईमान हो। आप आधे ईमानदार कैसे हो सकते हैं या आधे चोर कैसे हो सकते हैं? तो आप जो हो। और मेरे ख्याल से मूर्ति साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई वुड, मैं इत्तेफाक रखूंगा उनसे इस बात पे। सो द फीडबैक एनालिसिस इज, अपने दोस्तों से पूछो यार मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, बताओ। एक अच्छा दोस्त हमेशा बताएगा, एक अच्छा दोस्त हमेशा बताएगा कि बॉस तुझ में ये कमियां हैं, ठीक कर। ऐसे दोस्तों को हमेशा अपने साथ रखना, वो तुम्हारी तरक्की चाहते हैं। हमेशा ऐसे दोस्तों को ढूंढो। 20 नालायकों को दोस्त बनाने से अच्छा एक समझदार को दोस्त बनाओ। अब सब अपने अपने दोस्तों के बारे में सोचने लेक्चर के बाद सोचना, अभी लेक्चर की बात करें, नहीं तो आज मैं आप में से बहुतों के भी झगड़े करा के जाऊंगा मुझे। तो 20 नालायकों से दोस्ती रखने के बजाय एक समझदार से दोस्ती रखो जो वाकई तुम्हारी तरक्की चाहता है। और ये कैसे पता करें? सिंपल, इन अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस अ फ्रेंड इंडीड इज अ फ्रेंड इंडीड। वो तो पुरखे जो कह के गए बिल्कुल सही कह के गए। मुसीबत में जो मदद के लिए आगे आता है सबसे पहले, वो ही तुम्हारा दोस्त है। और जिस दिन मुसीबत में पड़ोगे, जो पहले मदद के लिए आएगा वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है। नहीं आते लोग मदद के लिए, कोई नहीं आता। आप अकेले हो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। जी रहे हो जियो, मर रहे हो मरो, कोई नहीं आता। लेकिन आपकी इमीडिएट फैमिली हमेशा आपकी मदद के लिए आएगी, अगर वो वाकई आपसे प्यार करते हैं। ये सिंपल सा टेस्ट होता है। व्हाट आर माय वैल्यूज? वैल्यूज और एथिक्स के बीच का बेसिक फर्क एक समझ लीजिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग जो थोड़े सेंसिटिव हैं। अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने, 80 चैनलों की भीड़ ने हमें इनसेंसिटिव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लोगों की सेंसिबिलिटीज खराब हो गई है। सेंसिबिलिटी का मतलब होता है कोई वायलेंस हम देखते हैं, हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि टीवी पे हम लगातार वायलेंस देख रहे हैं। वायलेंस कई तरह की होती है। वायलेंस वर्बल भी हो सकती है, वायलेंस फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। और हम लगातार, मैं कार्टून नेटवर्क, मेरा बेटा जब देखता है तो मुझे इतना डर लगता है, क्योंकि उसमें जिस तरह की वायलेंस दिखाई जा रही है, मुझे लगता है ये मुझे तो नहीं मारेगा, क्योंकि उसमें वो आई विल एलिमिनेट यू, आई विल एक्सटर्मिनेट यू, तो मैं देखता हूं ये क्या हो रहा है। तो मैं उससे बोलता हूं बेटा टॉम एंड जेरी आएगा तो मुझे बुला देना, क्योंकि बाकी उसमें वो जो जेटिक्स और वो पोकेमॉन और उसमें जो वायलेंस बता रहे हैं, वो देख के मुझे लगता है कि जो बच्चा बचपन से इसी को सच मान के चल रहा है, वो आगे चल के अपनी लाइफ में क्या करेगा, बड़ा भयानक सच है ये। एंड आई बिलीव आवर बिहेवियर्स आर सबकॉन्शियसली, बिना जाने, बीइंग मोल्डेड बाय दीज चैनल्स वेरी इंटेलिजेंटली, और हमें पता भी नहीं चल रहा है। थोड़ा सा हमें कॉशियस रहने की जरूरत है। तो मेरा कहने का मतलब था, आप में से जो सेंसिटिव लोग हैं,
कुछ लोग होंगे जिनके लिए जिंदगी में मूर्खों वाले सवाल बहुत मायने रखते हैं। मूर्खों वाले सवाल कैसे होते हैं? मैं ये जो कर रहा हूं उससे सामने वाले को नुकसान होगा क्या? क्योंकि आज ऐसा सवाल अपन पूछें तो आपको मूर्ख करार दिया जाता है, कह रहे पागल, अपनी सोच। बहुत बड़ी गलती है। हिंदू फिलॉसफी कहती है दिस यूनिवर्स, अब यूनिवर्स तो छोड़ो, प्लैनेट की बात करें, दिस प्लैनेट इज अ वेब ऑफ लाइफ, व्हाट यू डू कम्स बैक टू यू, एंड आई फुली एग्री विद इट। बहुत बड़ी बेवकूफी है यह सोचना कि आई एम अ सिस्टम इन माई सेल्फ, आइसोलेटेड एंड अलूफ, एंड व्हाट आई डू इंपैक्ट्स ओनली मी और इंपैक्ट्स ओनली समवन एल्स। इट इज एक मेम्ब्रेन है जिसमें हम सब जकड़े हुए हैं, और एक आदमी उस मेम्ब्रेन को हिलाएगा, रिपल्स विल बी फेल्ड बाय एवरीवन एल्स। जब इक्वेटोरियल जंगल्स कटेंगे तो रेनफॉल पेरू में बिगड़ेगा। ये पूरा प्लेनेट एक बहुत पतली डोर से बंधा हुआ है, और इंसान उस डोर को जोर जोर से झकझोर वैसे ही रहा है। ओजोन लेयर वैसे ही डिप्लीट हो रही है, डिफॉरेस्टेशन वैसे ही हो रहा है, स्पीशीज वैसे ही एलिमिनेट हो रही है। आपको क्या लगता है उससे हमें एक दिन कोई असर नहीं पड़ेगा? 50 साल के अंदर अंदर दिखने लग जाएगा, पीने का पानी नहीं बचेगा। इसलिए हमेशा याद रखें, आप जो भी करते हैं इट कम्स बैक टू यू, and it comes back with 10 times the force. Good idea. If you do something good, it will come back to you with 10 times the force. So keep doing good. And if you do evil, it will come back to you with 10 times the force. आप आज किसी का नुकसान कर सकते हो जानबूझ के, बेईमानी से, याद रखना वो बदला लेगा, और वो 10 गुना बड़ा बदला लेगा। ये ब्रह्मांड का नियम है, इससे हम अछूते नहीं हैं। हम कितना भी खुद को स्मार्ट समझ लें, कितनी भी टेक्नोलॉजीज हम लगा लें, ultimately we have to face it in this life only. Ethics are those universal principles which cannot be compromised with. सच्चाई की कीमत, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई सच्चाई है। वैल्यूज अलग चीज होती हैं, इसके बीच का बारीक फर्क समझिए। आपने अगर इन्फोसिस ज्वाइन किया, इन्फोसिस हैज अ सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज, विप्रो हैज अ सर्टेन डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज, टीसीएस हैज अ सर्टेन डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज, मैकडॉनल्ड्स एंड आईबीएम हैव अ सर्टेन डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज। पता कर लीजिए पहले कि किस कंपनी की वैल्यूज क्या है, और अगर आप उसके साथ इत्तेफाक रखते हैं, यू फॉल एंड सिंक्रोनाइज विद देम, only then you should go and join them. Company will not change its way, और वहां जाके उनको क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा कि इस कंपनी में तो देखो ऐसा होता है, वहां तो वैसा ही होता है यार, वैसा ही होता रहेगा, तुम कर पाओ तो करो, नहीं तो जाओ, कौन रुकने वाला है तुम्हारे लिए? Companies have their own value systems, and a lot of people may actually not gel with them. McKinsey Consulting, it is a place for people who are intellectually very analytical and sharp. If you don't fit in that mold, you should not think of McKinsey Consulting. आप वहां फिट नहीं हो पाओगे। McDonald's is a place for those who are very good at operations, organizing. If you are not good at that, McDonald's is not meant for you. Google is a place for those who are innovative. If you are not innovative, don't join Google. You may be the topper of the computer science college. It means nothing to them. If you cannot be innovative, that theory, that topper का तमगा is of no use to them. आप 6 महीने भी नहीं चल पाओगे। ये होती है वैल्यूज, और एथिक्स आर यूनिवर्सली वैलिड प्रिंसिपल, जिसका कोई कभी किसी के कहने से वो नहीं बदलेंगे। महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा कहा, यू हैव टू बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। कितनी खूबसूरत चीज कही, एक लाइन में सारी मैनेजमेंट थ्योरी आ गई। एमबीए करने की जरूरत ही नहीं, मत करना। यू हैव टू बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। यू वांट टू ब्रिंग अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इन योर कंपनी, यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। आप जो चेंज चाहते हो पहले वो तो करो, पहले आप खुद तो करो, नीचे तो वही होगा जो आप हो। यू कैन नॉट हैव चेंज विच यू योरसेल्फ कैन नॉट कंप्लाई विद, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इट इज अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ यूनिवर्स, against the grain of nature, against the grain of human being. You have to be the change you want to see in the world. यह है ethics और values की बेसिक चीज। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज, पहले हमने बात की strengths, फिर हमने बात की values, अब हम आ रहे हैं how do I perform. Sachin Tendulkar is a great batsman who failed as a captain,
find out what are you, a batsman or a captain, and please try to do only that. मैंने अपनी जिंदगी में देखा कुछ चीजों में मैं बहुत बढ़िया हूं और कुछ चीजों में मेरी हालत बहुत ही खराब है। जिन चीजों में मैं बहुत खराब हूं मैं उनको छूता भी नहीं, मैं उसके लिए एक्सपर्ट लाके बिठा देता हूं कि भाई ये आपका फील्ड है, मुझे बस बताते रहना क्या कर रहे हो, क्योंकि मुझे मालूम है मैं कर ही नहीं पाऊंगा। व्हाई मेडल? सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट, अदरवाइज द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी क्वाइट कैटास्ट्रोफिक, क्वाइट डिजास्टर। पता करें आप बेसिकली क्या है, वो क्या तरीका है जिससे आप जब काम करते हैं तो रिजल्ट्स आते हैं। याद रखिएगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में there is only one thing which matters at the end, and what is that, my friends? What is that? पीटर एफ ड्रकर ने बहुत खूबसूरती से 95 ईयर के मैनेजमेंट गुरु जिनका हाल ही में देहांत हुआ, कहा जाता है कि सारी मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी उसे एक अकेले आदमी के दिमाग से 1940 से निकलना शुरू हुई, 95 वर्ष की उम्र तक थ्योरी उनके दिमाग से निकलती रही। उन्होंने बहुत खूबसूरती से कहा, efforts alone are of little use, results must follow. सर मैंने मेहनत तो बहुत की बट काम हो नहीं पाया, वो मेहनत पूरी बेकार हो गई, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्ट है। रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ता है, और रिजल्ट ओरिएंटेड होने के लिए गोल बनाने पड़ते हैं, और गोल बनाने के लिए चीजों को लिखना पड़ता है। सोचने से कुछ नहीं होता कि मैंने सोच लिया मैं 30 साल तक ऐसा, लिखो कागज पे क्या करना है, आज के गोल्स क्या है, कल के गोल्स क्या है, हफ्ते के गोल्स क्या है, महीने के गोल्स क्या है। अपने आप प्रेशर आएगा परफॉर्मेंस का, और प्रेशर खुद को खुद पे बनाना पड़ता है, आपका बॉस थोड़ी बनाएगा आप पे। इसी को तो मैनेजमेंट थ्योरी में कहते हैं वी वांट टू रिक्रूट सेल्फ स्टार्टर्स। ये सेल्फ स्टार्टर क्या होते हैं? सेल्फ स्टार्टर का दोस्त जो मैंने अभी आपको बताया, हु बिलीव इन रिजल्ट एंड नॉट जस्ट एफर्ट्स। रिजल्ट चाहिए बॉस। इवेंट मैनेजमेंट में आप में से कई लोग जाना चाहते होंगे। How many of you want to get into event management? There are a few. Yes, ये बड़ा ऑब्जर्विंग करियर है। जो लोग इवेंट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं उन्हें मेरी एक छोटी सी हिदायत, प्लीज रिमेंबर इट इज अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। इवेंट मैनेजमेंट टाई लगा के, हाथ बांध के, कोने में खड़े होके ऑर्डर दे के नहीं होता। इवेंट मैनेजर को अपने हाथ से झाड़ू भी स्टेज पे लगानी पड़ती है। कर पाओगे तो जाना, नहीं तो मत जाना, बहुत मार खाओगे नहीं तो। हम लोग बड़े बड़े सेमिनार देश भर में करते हैं। मुझे याद है 15 जनवरी को हमने आईआईटी दिल्ली में दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा सेमिनार 1500 बच्चों का किया, फॉलोड बाय राजू श्रीवास्तव का ह्यूमर शो। मैं जब रात को 10 बजे चेक करने सब पहुंचा सुबह 11 बजे के सेमिनार के लिए, तो काम चल रहा था, लेकिन मुझे साफ नजर आ गया कि जब तक यहाँ आखिरी कील ठुकने तक मैं खड़ा नहीं रहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं और मेरा मार्केटिंग मैनेजर हम लोग 4 बजे तक वहां खड़े रहे, आखिरी कील ठुकवाई, उसके बाद वहां से मिले और सुबह 8 बजे वापस आए और सफाई कर्मचारी नहीं आया। तो क्या करते फिर? एक झाड़ू मैंने उठाया, एक झाड़ू उसने उठाया। गंदे स्टेज पे तो परफॉर्म नहीं करेंगे ना, कि गंदे स्टेज पे परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे? सुबह है ही नहीं, सफाई वाले को बोला था 7 बजे आके सब साफ करना, वो बेचारा किसी कारणवश नहीं आ पाया, नहीं आना, उठाओ झाड़ू लगाओ। अब उस वक्त मैं सोचूं कि मैं तो संदीप मानंद, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पीटी, मैं झाड़ू। ये बड़ी छोटी चीजें हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे घरों में क्योंकि मैनुअल लेबर को महत्व नहीं दिया जाता हिंदुस्तान में, गांधी जी कहते कहते थक गए कि हर आदमी को बोलो अपना टॉयलेट खुद अपने हाथ से साफ करे। हिंदुस्तानियों ने वो चीज नहीं सीखी, इसीलिए छुआछूत की व्यवस्था आज भी जारी है। अगर वो हम सीख जाते तो हम बहुत आगे बढ़ जाते, क्योंकि वो सबके काम में रिफ्लेक्ट होता है ना। यंग लोग आके बोलते हैं ये मैं नहीं करूंगा, पहले वो बता देता है मैं क्या क्या नहीं करूंगा, फिर उसमें से हम ढूंढते हैं अच्छा क्या बचा, हाँ ये एक चीज बच गई, ये करोगे। पहले यंग आदमी आके कंपनी में पहली चीज बताता है देखिए मैं ये सब तो नहीं कर पाऊंगा, तो फिर हमें ढूंढना पड़ता है वो क्या कर पाएगा। I believe with a very small example I have been able to elucidate. So this is about performance. Where do I belong? Some people are solo performers, some are organizational people. कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले काम कर सकते हैं. Scientists, for example, they are very good if they are left alone. They will do a fantastic job when they are left alone without any distraction. But if you are planning to get into sales and marketing, you have to be a team player. बिकॉज वहां तो टीम वर्क से काम होगा, अकेले काम तो होता ही नहीं है।
यू हैव टू लिव विद दैट टीम ऑन द स्ट्रीट। सेल्स और मार्केटिंग में तो सड़क की धूल छाननी पड़ती है अपनी टीम के साथ। आप कितने भी बड़े हो जाए, कोका कोला का जो कंट्री मैनेजर होगा मार्केटिंग, वो आपको सड़क पे ही मिलेगा दिन भर। In fact, nothing motivates your team more than seeing that the top guy himself has come and he is doing it. Nothing motivates them more than that. कि जो ऊपर वाला नंबर 1 बॉस है वो आगे, आज तो वो लगा हुआ है, पूरा करंट दौड़ता ऑर्गेनाइजेशन में। कितने बड़े बड़े 10 घंटे के मैनेजमेंट वर्कशॉप कर लो, वो करंट कभी नहीं दौड़ा पाओगे। ये मैंने अपने अनुभव से देखा कि खुद करो, बैठ जाओ, करना शुरू करो, अपने आप सब करने लगते हैं। और बड़े बड़ी बातें करो और मैनेजमेंट विजन दिखाओ, ये दिखाओ, कुछ नहीं होता। लोग बोलते हैं तो बातें करने के लिए कर रहे हैं। It's very important, very important. So you must find out where do you belong. For example, mathematicians, musicians and cooks. संजीव कपूर को देखिए, बहुत पहले से उन्हें पता था मुझे यही करना है, बिकॉज अंदर की आवाज है ये जो हम दबा देते हैं। आप में से कई लोगों को अंदर से वो आवाज आती होगी, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ, प्लीज फॉलो दैट वॉइस, प्लीज, यू विल बी द नेक्स्ट संजीव कपूर, प्लीज फॉलो दैट वॉइस। इफ यू वांट टू मेक अ करियर इन कुकिंग, प्लीज मेक अ करियर इन कुकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, you will be more successful than you can imagine. विश्वास करें, सफलता आपकी इमेजिनेशन से ज्यादा आएगी। लेकिन वो पहले अपनी आवाज को पहचानो कि क्या है। बड़ा दुख होता है मुझे देख के यंग लोग वो करियर्स चूज करते हैं जो उनको पसंद नहीं है, उनके पेरेंट्स या दोस्तों के प्रेशर में या पता नहीं किस वजह से। और नतीजे कितने भयानक होते हैं, मैं रोज देखता हूँ। जब आते हैं स्टूडेंट लौट के, तब लगता है कि ये क्या हो रहा है। So from first experience, okay, so we'll take care of that. Some very solid thoughts for you. First thought, इन चीजों को समझने की कोशिश करें, दिमाग में ड्रिल डाउन करने की कोशिश करें। It takes far more energy to rise from a level of incompetence to mediocrity than to improve first raise to excellence. अब मैं इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। किसी क्षेत्र में मैं बहुत साधारण हूं और किसी क्षेत्र में मैं अच्छा हूं। साधारण को अच्छा बनाने में जितनी ताकत लगेगी और अच्छे को वर्ल्ड क्लास बनाने में जितनी ताकत लगेगी, ये कहीं ज्यादा है। इस पर ध्यान मत दो। जिस क्षेत्र में अच्छे हो उस पर ध्यान लगा के वर्ल्ड क्लास बन जाओ, रादर देन अपनी जिंदगी के सबसे बढ़िया साल साधारण को अच्छा बनाने में लगाओ। इट इज अ मीनिंगलेस परस्यूट, बट मेनी पीपल मेक इट देयर एजेंडा। मेरी ये कमजोरी है, मैं इसे दूर करके दिखाऊंगा। किसको दिखाओगे? किसको दिखाना है? क्यों दिखाना है? क्या कर रहे हो? अपनी ईगो को इतना पैम्पर करोगे? जिंदगी का वक्त तो लिमिटेड है। अल्टीमेटली जिंदगी के अगर 20 इसमें वेस्ट हो गया तो फिर तो कुछ ज्यादा बचा नहीं है हाथ में। But 20 should be spent in identifying what you're good at and throwing yourself at it with all the force you have. 30s will be great and beyond. पता करो वो तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है जहां तुम अच्छे हो, और अपने 20s में 24 घंटे मेहनत करो उस चीज पे, जुनूनी मेहनत। बहुत फायदा मिलेगा, बिलीव मी। घड़ी देख के कभी काम मत करना, कभी घड़ी देख के काम मत करना। क्वालिटी इज नेवर प्रोड्यूस्ड बाय द वॉच, क्वालिटी कम्स फ्रॉम हार्ट एंड द हार्ट नेवर फॉलोज द वॉचेस डिक्टम। क्वालिटी घड़ी देख के नहीं आती, यकीन कीजिएगा। जब मैंने पीटी की शुरुआत की थी छोटे से गैरेज में, मुझे पहले के 3-4 साल याद हैं। आई वाज ऑल अलोन और मैं सब कुछ करता था। मैं झाड़ू भी लगाता था, मैं काउंसलिंग भी करता था, मैं मार्केटिंग भी करता था, मैं स्टडी मटेरियल भी बनाता था और मैं पढ़ाता भी था, क्योंकि तब इतने पैसे नहीं थे कि स्टाफ रख सकें। तो दिन की शुरुआत झाड़ू लगाने से होती थी। झाड़ू और पोछा, ऑफिस का छोटा सा ऑफिस था 100 स्क्वायर फीट का। झाड़ू पोछा सुबह लगाते थे क्योंकि जब कस्टमर आएगा तो साफ सुथरा चमकदार ऑफिस दिखना चाहिए, और वो शायद उस वक्त एक स्वीपर के लिए भी पैसे नहीं थे। तो तब मैंने इन चीजों की वैल्यू को समझा कि कितना जरूरी है जुनून होना, क्योंकि खुशी मिलती थी करके कि देखो कितना साफ कर दिया ऑफिस। Unless you derive that pleasure, and pleasure can be derived only from something you really like to do. Please focus on that. Another very shocking thought. Normally motivational theory इससे बिल्कुल उल्टी चीजें पढ़ाती है, मैं उल्टी चीज पढ़ाता हूं। लोग बोलते हैं आप खुद को बदल सकते हो। 20 साल के लोगों को मैं बोलता हूं आप खुद को नहीं बदल सकते। आप जो बन चुके यार। 20 साल तक सांचे में रहने के बाद आदमी गड़ जाता है। You are in a mold, you have been cast in that, the die is cast, as they say in the language of mechanical engineering.
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फाउंड्री शॉप होता है, एक फोर्जिंग शॉप होता है। फोर्जिंग में, फाउंड्री में मेटल को पिघला के एक सांचे में डाल के बना दिया जाता है, फिर फोर्जिंग में उसको थोड़ा रीशेप कर, बट क्या उसको पूरा चेंज कर सकते हैं? इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट चेंज योरसेल्फ, इंस्टेड ट्राई टू चेंज द वे यू वर्क, सिंपल। आई एम अ परफेक्शनिस्ट, मुझे हर काम में परफेक्शन पसंद है, हर चीज, हर कॉमा सही जगह होना चाहिए, हर फुल स्टॉप सही जगह होना चाहिए। कोई लेटर किसी ने बना और एक भी ग्रामर की एरर दिख जाती तो मैं लेटर फाड़ देता हूं। आई एम अ परफेक्शनिस्ट। अब ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल एटीट्यूड हो जाता है कई बार, तो फिर मैंने खुद को उस हिसाब से मोल्ड करना सीखा कि मैं अपने नीचे एक लेयर बनाऊं कि ये सारी चीजें पहले उस लेयर पे चेक होकर मुझ तक आए, ताकि मुझ तक जो है वो थोड़ा फिल्टर होके आए और मैं कुछ ऐसा नहीं कर दूं जिससे नुकसान हो जाए। सो यू हैव टू लर्न टू कंट्रोल द वे यू वर्क, बिकॉज आपका नेचर कभी चेंज हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल, बिलीव मी, unless you really take to spirituality and you give up everything and change yourself. It is not possible. Next very powerful idea, efficiency and effectiveness. आप में से कोई मुझे बताएगा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का फर्क? या मेरे इतने सारे साथी बैठे हैं, मैं आप ही से पूछता हूं, आप ही बताइए। भाई ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो रहा लेक्चर? चलिए, मुझे लगा लोग सोचते नहीं, मैं क्रॉस चेक कर, क्योंकि लाइट मेरे मुंह पे तो मुझे दिख ही नहीं रहा। ओके, तो लोग बैठे भी हैं और जाग भी रहे हैं, गुड, थैंक यू। यस, बताइए एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का फर्क। So if you are effective, then you are efficient. Both are directly proportional to each other. Anyone else? टेक्निकली कोई बहुत बढ़िया डिफरेंस बताए तो मजा आ जाएगा। यस, ओके ओके, एनीवन एल्स? ऐसा बताइए जो समझ में आए, एक एक लाइन में। एफिशिएंसी इज दिस, इफेक्टिवनेस इज दिस। एनीवन? वेरी गुड। एनीवन एल्स? आई एम ग्लैड आपने सोचना शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। जस्ट अ सेकंड, आई विल गिव हिम अ चांस फर्स्ट। Effectiveness is the result oriented. एंड एफिशिएंसी इज Just hard work. So efficiency is Okay. ability to perform. गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। सही है आपका कहना, मैं इसको समराइज कर देता हूं। एफिशिएंसी, आई एम सॉरी, आई हैव टू मूव ऑन। आप कुछ भी आपके और थॉट्स हैं, सवाल है, आप मुझसे पूछना चाहें, आप मुझसे सेशन के बाद जरूर मिलिए, मैं यहीं रहूंगा। और आप लोग कभी भी मुझसे इंटरेक्ट करना चाहें, मेरा एक ईमेल आईडी है, आप लोग कभी भी उस पर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल